Welcome dear student, welcome to this video. As you know we are talking about plant and water relation. किस तरह से प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो इस प्रोसेस में कैरी आउट होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हमें देखना है सबसे पहले प्लाज्मोलिसिस। ये एक फैक्टर है या बोल सकते हैं एक टर्म है। जो भी सेल है वो जब कब प्लाज्मोलाइज्ड रहेगा और कब डीप्लाज्मोलाइज्ड स्टेट ऑफ सेल है, ठीक है, वो हमें देखना है आज इस वीडियो में। और उसके बाद में हमें देखना है पाथ ऑफ वाटर, ठीक है, पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट के जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह से जो पानी है वो फिर आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिस और फिर उसके बाद में पाथ ऑफ वाटर देखेंगे ना। सबसे पहले देखो प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है। एक्सोऑस्मोसिस, जो भी लिविंग सेल है, लिविंग सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, और सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इफ सपोज ये एक बीकर है जिसमें हमने पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब अगर हम इस सेल को शुगर सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी है और शुगर है लेकिन शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम इस सेल को रखते हैं तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया क्रिएट होगा और सेल के बाहर जो भी प्लेट है उसमें वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया जो है वो क्रिएट होगा। वाई, बिकॉज सेल के बाहर जो है वहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, प्योर वाटर नहीं है। इस वजह से वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। मतलब जो भी वाटर है वो कहाँ पर जाएगा, वो सेल से बाहर निकलने लगेगा, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर का पानी जब बाहर जाएगा तो सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और उस कंडीशन को कहा जाता है क्या, प्लाज्मोलाइज सेल। सेल कौन से कंडीशन में रहेगा, प्लाज्मोलाइज, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। जब सेल से पानी बाहर जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएंगे, द कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लैसिड कंडीशन। उसे क्या कहा जाएगा, फ्लैसिड कंडीशन। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा और जब सेल फ्लैसिड हो जाता है तो उसे प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। किसी भी प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर 0 होता है। टर्गर प्रेशर कब कहा जाता है, टर्गर प्रेशर का मतलब होता है जब सेल जो है वो पानी से भरा हुआ है और वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो पानी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। लेकिन जैसे कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिकुड़ गई है, वो अंदर से उसमें पानी भरा हुआ नहीं है, उसका पानी बाहर जा चुका है, जिस वजह से यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। दिस इज वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हम इस तरह के सेल को अब दूसरे सॉल्यूशन में रखते हैं, कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और ऑब्वियसली सेल के अंदर जो है वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। मतलब आप इस सेल को अब पानी में डालोगे तो क्या होगा, बाहर पानी भरपूर है और सेल के अंदर पानी जो है वो क्या हो गया था, कम हो गया था। ऐसे समय में जो है वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल, क्योंकि बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है और सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया, जिसकी वजह से वापस से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। जो सिकुड़ गई थी वो वापस स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, और सेल जो है वो अंदर से पूरी तरह से पानी से भर जाएगा। जब सेल पूरी तरह से पानी से भर जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिड कंडीशन। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, टर्जिड कंडीशन। मतलब नाउ द सेल हैज बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ फुल ऑफ वाटर एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल या फिर इट इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। मतलब सेल के अंदर जब भरपूर
भरपूर पानी रहेगा तो वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में रहेगा। और जब सेल के अंदर पानी नहीं है तो वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में रहेगा। अब यहाँ पर इन केस ऑफ डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, जैसे कि अंदर पानी भरपूर है जिसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ गई है, टर्जिडिटी बढ़ी है मतलब अंदर जो पानी है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। और हमने पढ़ चुके हैं कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। वहीं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इन केस ऑफ प्लाज्मोलिसिस यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट जो है वो ज्यादा रहेगा और टर्गर प्रेशर जीरो रहेगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, टर्गर प्रेशर ज्यादा रहेगा और डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कि सेल के अंदर पानी अगर नहीं है और सेल जो है वो उसका सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ गया है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। जब सेल के अंदर पानी भर जाता है तो उसे कहा जाता है डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम अक्रॉस द रूट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जो है वो रूट के माध्यम से ही पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हमें पाथ देखना है कि इपिब्लेमा, व्हाट इज इपिब्लेमा बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। इपिब्लेमा से लेकर तो जाइलम तक, ठीक है, और जाइलम से लेकर तो स्टिलर रीजन तक जो है, जो पानी वहां पे पहुंचता है, एब्जॉर्ब होता है, उसे कहा गया है पाथ ऑफ वाटर। ना देखो यहाँ पे सबसे पहले इपिब्लेमा क्या होता है, इपिब्लेमा का मतलब होता है ये सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी आपको रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज रूट हेयर्स आर कॉल्ड एज इपिब्लेमा। ठीक है, ये जो भी रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट में कि रूट हेयर्स जो हैं जिस रीजन में होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो रूट हेयर्स के माध्यम से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि इपिब्लेमा मतलब सबसे पहले रूट हेयर्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो पानी को एब्जॉर्ब रूट हेयर क्यों कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ द रूट। रूट के जो सेल्स हैं यहाँ पर एक्चुअली सबसे पहले पाथ ऑफ वाटर में तीनों प्रोसेसेस काम करते हैं, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पर अगर आप देखो तो सॉइल में जब पानी होता है तो सॉइल में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेल, क्योंकि सेल के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पानी तो होता है लेकिन उसके साथ में मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द आउटर रीजन, वहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से वाटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया, और इस तरह से वो रूट के अंदर एंटर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले इस सेल में पानी भरा या आउटर सेल्स में पानी भरा, तो इसका जो टर्गर प्रेशर है, ठीक है, वो दूसरे वाले सेल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब वहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन, पहले पानी यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई, और यहाँ का क्या हो जाएगा, लो। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया और लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। अब जब यहाँ पे इन सेल्स में पानी भर गया तो यहाँ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द एडजेसेंट वन, उसके साथ वाले साइड वाले जो सेल्स हैं उनसे उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगेन वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के माध्यम से
एक सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होना और एक ग्रुप ऑफ सेल में उसके साथ लगे हुए दूसरे ग्रुप ऑफ सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम होना, जिसकी वजह से वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस प्रोसेस के थ्रू जो भी वाटर है वो लेयर बाय लेयर सेल्स में भरता चला जाता है, राइट फ्रॉम इपिब्लेमा, फिर उसके बाद में इपिब्लेमा के बाद में डायरेक्टली कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टिकल सेल्स में वो एंट्री करता है, कॉर्टिकल सेल्स के बाद में एपिडर्मिस में वो यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं है, एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस में एंट्री करता है, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकल। इस तरह से वो जो भी जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर सेल्स हैं वहां तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है राइट फ्रॉम द एपिब्लेमा अप टू द जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब जाइलम स्पेशली क्योंकि वाटर जो है वो जाइलम ही कंडक्ट करता है। तो ये जो भी पूरा पाथ है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर तीनों प्रोसेसेस काम कर रही है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड इम्बिबिशन। स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक सेल में पानी भर जाने के वजह से उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है दूसरे के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वहां से वाटर मूव करने लगता है दूसरे सेल में जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। ऐसे करते करते इट गोज ऑन, द प्रोसेस गोज ऑन टिल जब तक के ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया गया पानी वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंच नहीं जाता तब तक के। उसके बाद में वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो वाटर एक पुलिंग फोर्स वहां पे तैयार हो जाता है और उस पुलिंग फोर्स के थ्रू जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं, यहाँ पे जो है वो रूट प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि एक लाइन ऑफ या फिर बोल सकते हैं चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो जाती है। ये हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लगातार वो मूव होते जा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है और उस रूट प्रेशर की वजह से जो भी वाटर है वो जाइलम के माध्यम से ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वो ऊपर की तरफ फिर मूव करने लगता है। सो इन दिस वे वाटर स्टार्ट मूविंग और एब्जॉर्बिंग फ्रॉम रूट to the other cells of the plant, and after reaching to the xylem it because of root pressure वो against the gravity ऊपर की तरफ पूरे प्लांट बॉडी में सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब चीज तो हो गई, लेकिन जो भी वाटर का मूवमेंट का जो पाथ है वो दो पाथ है, मतलब पाथवे जो है वाटर मूवमेंट के वो दो हैं, एक है एपोप्लास्टिक और दूसरा है सिम्प्लास्टिक। सबसे पहले अगर आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम के थ्रू ही पता चलता है कि एपोप्लास्टिक क्या है और सिम्प्लास्टिक क्या है। सबसे पहले एपोप्लास्टिक पाथवे में हम जब बात करेंगे तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वाटर जब मूव करता है फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेस, जैसे कि आपको पता है कि कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं वहां पर वो जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। लूजली अरेंज मतलब उनमें थोड़ी सी गैप होती है, गैप में से जो पानी जाएगा, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ से मूव हो रहा है, वाटर व्हेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो जगह है वहां से जब पानी मूव कर फाइनली जाइलम तक पहुंचता है, that process or that pathway is called as एपोप्लास्टिक पाथवे। मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे वो पाथवे है जो बीच की, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से जा रहे हो और आप सिर्फ छोटी छोटी गलियों से जा रहे हो, मेन जो बोल सकते हैं मेन रोड से नहीं जा रहे हो, जो मेन रास्ता है वहां से नहीं जा रहे हो, आप छोटे छोटे गलियों से जा रहे हो, तो वहां वो रास्ता जो है वो पाथवे जो है उसे क्या कहा जाएगा, एपोप्लास्टिक पाथवे। वहीं दूसरा सिम्प्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक देखो डायरेक्टली जो है वो बीच के स्पेस में से नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, सेल में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे से, मतलब फाइनली इट इज गेटिंग टुवर्ड्स द जाइलम थ्रू सेल्स। वो सेल के माध्यम से एक सेल एब्जॉर्ब करेगा वाटर, फिर दूसरा
दूसरा फिर तीसरा, बीच वाली स्पेस से वाटर मूव नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक अगर वो बीच के स्पेस से मूव कर रहा है तो उसे एपोप्लास्टिक कहा जाता है, और अगर वो जो है वो डायरेक्टली सेल टू सेल जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्टिक। ना सिम्प्लास्टिक दो टाइप के हैं, एक है वैक्यूलर और दूसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन। मतलब अगर वैक्यूल टू वैक्यूल जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है वाटर तो उसे वैक्यूलर पाथवे कहा जाता है। और ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब दो सेल्स हैं जो आजू बाजू में है, ठीक है, दो सेल्स के बीच में कुछ गैप्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडिस्मेटा। दीज गैप्स आर कॉल्ड एज व्हाट, प्लाज्मोडिस्मेटा। तो अगर इस प्लाज्मोडिस्मेटा के माध्यम से एक सेल से पानी दूसरे सेल में मूव करेगा देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसमेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के थ्रू ही जा रहा है तो ट्रांसमेम्ब्रेन टाइप ऑफ पाथवे। तो यहाँ पे देखो एपोप्लास्टिक का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपके बुक में, एक ब्लू बॉक्स में, उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं दिया है। उसमें यही कहा है कि जब वाटर का मूवमेंट शुरू होता है फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस, वो पहले एपिब्लेमा, फिर उसके बाद में कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से होता हुआ वो पेरिसाइकल एंड फाइनली वो जाइलम तक पहुंचता है। जाइलम तक पहुंचने तक का जो उसका पाथवे है वो अगर सेल के बीच में से आ रहा है, बीच के स्पेस में से आ रहा है तो उसे एपोप्लास्टिक पाथवे कहा जाता है। उसके बाद में ये एपोप्लास्टिक पाथवे इज कन्वर्टेड और मूव्ड इनटू सिम्प्लास्टिक, क्योंकि जब वो जाइलम में जाएगा तो जाइलम से जब पानी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा तो वो बीच के स्पेस से जाता नहीं है, वो जाइलम टू जाइलम मतलब एक लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल में ही जाएगा और इसीलिए उसे सिम्प्लास्टिक कहा जाएगा। तो मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे सिर्फ कहाँ तक सीमित है, पेरिसाइकल तक। जैसे ही वो वाटर जाइलम को दे दिया जाता है वो एपोप्लास्टिक पाथवे कन्वर्ट हो जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे में। वहीं सिम्प्लास्टिक पाथवे शुरू से ही अगर वो सेल टू सेल मूव कर रहा है तो इट इज सिंपली गेटिंग इनटू सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो इस तरह से जो भी वाटर का मूवमेंट है रूट हेयर से लेकर तो जाइलम तक, इसे कहा जाता है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट क्या बोल सकते हैं हम, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फ्रॉम रूट हेयर अप टू द जाइलम विच इज द वेस्कुलर टिश्यूज। और मेनली ये वेस्कुलर टिश्यू फिर पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक वाटर को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से पाथ ऑफ वाटर आज हमने देखा। इसके बाद में और भी हैं जो भी थ्योरीज हैं और जो भी वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, उसके टाइप्स हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं हमारे आगे वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।